दिनेश कुमार पांडे इंजीनियरिंग ड्राइंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा अभी करंट में आए फिटर फर्स्ट ईयर के पेपर के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं इस समय किस तरह के आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मैथ में और थ्योरी में पेपर आ रहे हैं। जो करंट सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा पेपर डिज़ाइन हुआ है। अभी रिज़ल्ट घोषित भी हुआ है। तो आप उस पेपर को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करें और सीखने का प्रयास करें कि किस तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। पूरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फिटर थ्योरी का ये पहला क्वेश्चन है, किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जिसका सही आंसर है क्रॉस कट छेनी। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, क्रॉस कट छेनी। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, फिलर गेज का उपयोग क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करना। तो आंसर है मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करना। तो फिलर गेज पत्ती के समान होता है। अगर आप देखेंगे तो टैपट कवर वगैरह आप कैफे और स्पार्क प्लग ये सारी चीज़ें रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर है। ठीक है, ग्रीन कलर का। अगला क्वेश्चन आपके चित्र के ऊपर है। तो देखिए मैं आपको नज़दीक ले जाके दिखा देता हूँ। ये आपका डायग्राम बना है और यहाँ पे लिखा है एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो एक्स चिन्हित भाग का आपको इसमें क्या बताना है, नाम बताना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए एक्स वाला पॉइंट आउट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्लैंप। तो आप देख सकते हैं कि इसका आपको नाम पता होना चाहिए, कौन सी सीयर है ना, सीयर का पोर्शन है ये, है ना। तो इसमें कौन सा भाग है ये। तो अगर आपको हर पार्ट के नाम याद होंगे, इसी तरह से दूसरे पार्ट का नाम भी आपके अगले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आप कृपया डायग्राम को अच्छे से पढ़ें। तो इसमें क्या आंसर आ रहा है, क्लैंप। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक आपको सीम का नाम बताना है। ठीक है ना, इसमें आपको डायग्राम मिलेगा जिसमें आपको सीम बताना है। तो इसमें देखिए ग्रुप सीम, डबल ग्रुप सीम, लैप सीम और डबल सीम। तो इसका जो सही आंसर है लैप सीम है। एक सीम दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गौर से, ये देखिए एक सीम को दूसरे सीम के ऊपर चढ़ाया गया है। तो जब कोई कवर एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है तो उसको हम कौन सा सीम बोलते हैं, लैप सीम बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को आपको बताना है कि ये ऑपरेशन का क्या नाम है। देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन है, स्क्वायर शोल्डर, बेवल शोल्डर, अंडर कट शोल्डर। अंडर कट शोल्डर में आपको इस पर सही टिक लगाना। आप देख सकते हैं ये चित्र बना हुआ है, डायग्राम आपके बुक्स में बने रहते हैं। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में एक्स अंकित भाग। आप देख सकते हैं ये माइक्रोमीटर का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो थिम्बल के ऊपर यहाँ पे ये देखिए, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आपका जो है थिम्बल वाला, ये देखिए इसमें आपको एक्स वाला जो पार्ट है इसका नाम बताना है। तो ये कौन सा भाग है, थिम्बल का भाग है। ठीक है ना। तो अगर आपने माइक्रोमीटर के सारे पार्ट्स याद कर रखे हैं तो इसी तरह से माइक्रोमीटर भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इसके सारे पार्ट्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट घायल व्यक्ति को तुरंत क्या लेना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको सभी को पता है कि फर्स्ट एड जो प्राथमिक चिकित्सा है जो आपके आसपास मौजूद रहती है, सबसे पहले हम वो लेंगे, उसके बाद हम आगे की किसी चीज़ में डॉक्टर को बुलाएंगे। क्योंकि पहली प्राथमिक चिकित्सा ये है कि सामने वाले की हमको जान बचाना है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट एड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, आपको अलग अलग इसी तरह के सुरक्षा चिन्ह पढ़ने हैं, जिसमें आपने चेतावनी चिन्ह है ना, इसी प्रकार से और भी चिन्ह है। तो यहाँ चेतावनी चिन्ह दिखाया गया है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, अनगार्डेड, पैदल चलने वालों का मार्ग, स्कूल, संरक्षित, इस तरह
से आपके पास ये ऑप्शन है, तो इसमें आप एक ऑप्शन पे टिक लगाएंगे तो देखिए यहाँ रेल बनी हुई है, तो मतलब ये है कि इस रास्ते से रेल निकलने वाली है और यहाँ पे कोई भी गार्ड उपस्थित नहीं है, तो आंसर क्या होगा, अनगार्डेड। ठीक है, तो अनगार्डेड पे आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? जोड़ और शोल्डर के लिए कौन से धातु की सीट सबसे आसान है? तो लीड है, स्टेनलेस स्टील है, टिन्ड प्लेट है और गैल्वेनाइज्ड आयरन है। ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो अगर आपको जोड़ लगाना है, शोल्डर लगाना है, तो आप किस सीट का उपयोग करेंगे? तो निश्चित रूप से टिन्ड, जो टिन्ड की प्लेट्स होती हैं उनका हम उपयोग शोल्डर के लिए करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, टिन्ड प्लेट। चलिए आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन आपको फिर से आ गया ऑप्शन, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चित्र बना हुआ आप देख चलते हैं कि एक आदमी दिख रहा है जो एक रास्ते के ऊपर से चल रहा है, तो क्या होगा इसका, पैदल चलने वाला मार्ग। ये सिंपली आप देख के समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, तो पैदल चलने वाले मार्ग के ऊपर आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन है, बेंच वाइज, चक, टूल रेस्ट, स्टैंड। अब देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर की बात की जा रही है, तो उसके साथ हम किसका उपयोग करेंगे, स्टैंड का उपयोग करेंगे, बेंच वाइज नहीं लगाएंगे। आपको भी पता है बेंच वाइज डायल टेस्ट इंडिकेटर में नहीं यूज करते, जो लड़के प्रैक्टिकल किए उनको पता है। ठीक है, चक का भी प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही टूल रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बेंच वाइज से हम जॉब पकड़ते हैं। अगर चक किस में लगा हुआ है, आपके ड्रिल मशीन पे लगा है तो उस पर ड्रिल पकड़ते हैं। और अगर टूल रेस्ट, और एक हो गया आपका टूल रेस्ट, और टूल रेस्ट के बाद सही आंसर क्या हो गया, स्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक फाइल बनी हुई, फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिटर का मेन टूल है। अगर फाइल के पार्ट्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर आप उसको जानिए, क्योंकि फाइल से कोई ना कोई पार्ट्स हमेशा पूछता है। इस बार भी इसमें एग्जाम में पूछा हुआ आप देख सकते हैं, एक्स चिन्हित भाग को पूछ रहा है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, टैंग, फाइल की लेंथ, हील, फेरूल। तो देख सकते हैं ये खुरदुरों के नीचे वाला भाग है जिसको हम हील के नाम से जानते हैं, तो हील इसका सही आंसर है। नुकीले भाग को टैंग कहते हैं, ऊपरी भाग को वो आप जानते हैं, फेस वाले भाग को ऊपरी जिसमें दांतें कटे होते हैं, किनारे वाले भाग को एज। तो सारे भाग के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, इस थ्रेड का नाम बताइए। देखिए आपको हर कई प्रकार के थ्रेड पढ़ने पड़ेंगे, इस बार भी आपको थ्रेड पूछा गया है। थ्रेड की डिज़ाइन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए और थ्रेड का नाम, ठीक है ना। तो देखिए वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, बटरफ्लाई थ्रेड और सॉ टूथ थ्रेड। तो ये कौन सा थ्रेड है, सॉ टूथ थ्रेड। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काटने की गति की इकाई क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मीटर प्रति मिनट इसकी काटने की गति की इकाई होती है, स्पीड की, है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान से रखिए, इसका फार्मूला भी ध्यान रखिए, वो भी आता है, ठीक है ना। टेलीस्कोपिंग गेज से क्या नापा जाता है? अब देखिए टेलीस्कोपिंग गेज से, अब इसमें 4 ऑप्शन है, बाहरी डायमेंशन, कोणीय डायमेंशन, छिद्र, स्लॉट और रिसेस और गहराई। तो सही आंसर क्या है, छिद्र, स्लॉट और रिसेस को हम टेलीस्कोपिक गेज से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने ये यूनिवर्सल गेज बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल गेज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बार बार ध्यान से देखिए। आपके प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ये यूनिवर्सल गेज देखने को मिलेगा। इसके सभी पार्ट्स के नाम याद रखिए। सबसे ज़्यादा इसमें पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं। तो ये देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, स्क्राइबर, नट, स्पिंडल, स्नग। तो सही आंसर आपको भी पता है स्नग होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाएंगे। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको भी पता है कि खोखली बेलनाकार वाइस को पकड़ने
के लिए हम किस वॉइस का उपयोग करते हैं? पाइप वॉइस का उपयोग करते हैं। लकड़ी फाइल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो लकड़ी को अगर हमको फाइल करना है तो रास्प कट फाइल का हम उपयोग करेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए, फिर से एक बार माइक्रोमीटर का चित्र आ गया और अलग से दूसरे भाग का नाम पूछा। देखिए, एक ही पेपर में 2 बार माइक्रोमीटर का क्वेश्चन आपके पास आ गया। एक बार उसने एक्स अंकित भाग पूछा जिसका आंसर था थिम्बल, इस बार उसने अगला भाग पूछा जिसका आंसर है क्या? एनविल। तो आपको पार्ट्स के नाम पूरे अच्छे तरह से याद होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जो आपके कटिंग इंस्ट्रूमेंट, सारे चीज़ों के पार्ट्स के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए अगर आपको अच्छे नंबर एग्जाम में लाने हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.001 mm। ये सही आंसर है, बिल्कुल आपको मुँह ज़बानी रटा होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इस गेज का नाम क्या है? देख सकते हैं चित्र में एक गेज बना हुआ है और इस गेज का नाम आपसे पूछ रहा है, तो इस गेज का नाम क्या है? बेवल गेज। इस गेज का नाम है आपके बेवल गेज। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या होता है? आप देख सकते हैं थ्रेडेड होने वाले, जिसमें हम क्या करते हैं, चूड़ी कटा होता है, उसका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो कौन सा काउंटर सिंक, कितने डिग्री वाले काउंटर सिंक का प्रयोग करेंगे? तो सही आंसर देखिए, ये सारे होते हैं लेकिन हमको इसके उपयोग के अनुसार से डिग्री देखना है। तो सही आंसर क्या है? 120 डिग्री। कौन सा कच्चा लोहा में मशीन टूल में कंपन कम करने की क्षमता होती है? तो अब आपको लोहा भी एक फेरस मेटल का पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना है कि एक कच्चा लोहा है ना, उसमें हम किस कच्चे लोहे का उपयोग करें जिसमें कंपन कम हो। ये देखिए आपकी किताब के अंदर से सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप बुक ढंग से पढ़ेंगे तभी आप सही तरीके से चीज़ों कर पाएंगे। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? ग्रे कास्ट आयरन। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका लेथ से बना हुआ है। लेथ के एक एक पार्ट को अगर आपने ध्यान से देख रखा अपने वर्कशॉप के अंदर, तो आपसे ये क्वेश्चन बिना किताब पलटाए भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सरल है, ये देख सकते हैं आप, ये पार्ट्स आपको दिख रहा है और एक्स अंकित पार्ट्स का नाम आपको बताना है। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि एक्स अंकित पार्ट्स कौन सा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक्स अंकित पार्ट्स आपका ये फीड सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए भी थे इसमें, जिसका सही आंसर है फीड सॉफ्ट। अब ये देखिए पीपीई किट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम से जानी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है और इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का नाम है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। आप देख सकते हैं इसका उपयोग काहे में किया जाता है? वेल्डिंग में करते हैं। किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस को जांचने के लिए किया जाता है? अब देखिए बियरिंग का अगर हमको आंतरिक क्लियरेंस जांचना है तो किसका उपयोग करेंगे? फिलर गेज का। यूनिवर्सल सरफेस गेज, जिसके अभी इसके पहले आपको मैंने चित्र भी दिखाया था यूनिवर्सल सरफेस गेज का, ठीक है ना, जिसका आंसर आपने देखा था। अब उसमें अभी टिक लगाना था, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या है? अगर कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ेगा? स्नग पकड़ेगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज का देखिए एक ही चित्र से 2 सवाल आ चुके हैं। इसी तरह से माइक्रोमीटर से भी आपका आया, इसी तरह से यूनिवर्सल सरफेस गेज से भी आया। तो देखिए आपका डायग्राम पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो बॉल पिन हैमर से हम रिवेटिंग का कार्य करते हैं, ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। आगे चलते हैं। विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो कि विभिन्न प्रकार की प्रोफाइलों को काटने के लिए हम कंटूर बैंड सा का उपयोग करते हैं। स्क्रू जैग में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग होता है? तो स्क्वायर थ्रेड का उपयोग हम स्क्रू जैग में करते हैं। इसी तरह से हर थ्रेड का उपयोग आपको याद करना है, क्योंकि किसी भी पेपर में अलग अलग उपयोग पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगला देखिए, ये लेथ मशीन से फिर एक क्वेश्चन बना हुआ है। लेथ मशीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख सकते हैं क्योंकि आपके उसमें रहती। तो ये देखिए इस पार्ट का नाम पूछ रहा, बहुत सिंपल
सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? एक्सटर्नल जॉ। ये जबड़े बने हुए हैं, आप फिर से देख सकते हैं ये क्या बने हुए हैं? जबड़े। ये वैसे तीन आप देख सकते हैं 3 जबड़े हैं तो 3 जॉ चक कहलाएगा। अगर चक का नाम पूछता तो आप 3 जॉ चक कह देते, लेकिन अब इसे एक्स इसमें क्या बोल रहा है? सिर्फ एक्स पे एरो किया है, तो ये कौन सा जबड़ा है? ये क्या है? जबड़ा है, ठीक है ना, एक्सटर्नल जॉ है, ठीक है, बाह्य जबड़ा। अगला क्वेश्चन है बेंट स्निप का उपयोग क्या है? बेंट स्निप का उपयोग क्या होता है? हम सर्कुलर में कर्व लाइन पे काटने के लिए हम बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार आपके पास सिंबल आ गया। आप देखिए, आपने देखा अभी तक 4 से 5 चित्र किसके आ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर से आपके सिंबल ही सिंबल के चित्र आपके आ रहे हैं, तो सिंबल का चित्र पढ़ना है। ये देखिए अनगार्डेड है। अगला क्वेश्चन है BIS प्रणाली में मूलभूत विचलन की संख्या कितनी होती है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। BIS प्रणाली में मूलभूत विचलनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए फिट से क्वेश्चन आ गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह की फिट है। आप देखिए होल का जो टॉलरेंस जोन है वो किस तरह सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन होल्स के क्या है? नीचे है। तो ये किस तरह की फिट हो जाएगी? क्लियरेंस फिट हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि सॉफ्ट छोटा है और नीचे है बिल्कुल, तो ये क्या होगा? आर पार हो जाएगा, तो क्लियरेंस फिट कहलाएगी। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है रीमर का क्या उपयोग है? तो बहुत सरलता से आप जान सकते हैं कि ड्रिलिंग करने के बाद अगर हमको जॉब को फिनिश करना है, जॉब के छिद्र को सही आकार में फिनिश करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? रीमर का। तो ड्रिल किए गए छेद को सही आकार की फिनिशिंग करना रीमर का उपयोग है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास लेथ का आ गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन एक ही पेपर में बना है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं एक्स अंकित भाग की डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस क्या है, एक्स चिन्हित भाग। तो क्या बता रहा है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सेंटर हाइट ऑफ लेथ, लेंथ ऑफ द बेड, डायमीटर ऑफ वर्क और केंद्र के बीच की लंबाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? केंद्र के बीच की लंबाई। ऊष्मा की SI इकाई क्या है? ऊष्मा की SI इकाई क्या है? आपको सभी को पता है, ये मैथ का भी है और थ्योरी का भी है। हम जूल को ऊष्मा की इकाई जानते हैं, ठीक है ना। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? किसी कंडक्टर में लॉक का प्रवाह क्या होता है? धारा होता है, ठीक है ना। क्या होता है? धारा होता है, ठीक है ना। ये आपके मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आप मैथ में आपके साइंस पोर्शन से आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी से 2 क्वेश्चन बन गए, एक जूल का क्वेश्चन बन गया और एक काहे का बन गया? करंट का बन गया, ठीक है ना। विच इज इक्वल टू साइन क्यू, है ना, साइन थीटा के बराबर कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन आप देख सकते हैं, अब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। वैसे भी आपने पढ़ रखा है क्या होता है ना। आपने पढ़ा है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है ना। तो क्या होती है? लंब बटे कर्ण, है ना। तो यही यहाँ पे इसके हिसाब से आपको लगा देना है। अब अगला क्वेश्चन है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो निश्चित है कि जो वस्तु में कोई पदार्थ निहित है तो वो क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। 529 का वर्गमूल, तो आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। देखिए 23 529 का वर्गमूल है। फिर उसके बाद है इकाइयों की प्रणालियों को 2 प्रकार कौन से हैं? तो एक होती है मौलिक और एक होती है व्युत्पन्न। मतलब मौलिक इकाई से ही ये इकाइयाँ क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। आगे चलते हैं। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक। देखिए आपका जो सिंबल वाला उससे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको ये भी याद करने हैं सिंबल्स, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कंक्रीट का सिंबल यहाँ पर बना हुआ। दूसरा क्वेश्चन फिर से आ गया, ये किसका सिंबल है? तो ये ग्लास का सिंबल है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और इसके बाद ये कौन सा सिंबल बना हुआ है? आप देखिए लाइन बी को पहचानना। ये देखिए ये ड्राइंग से क्वेश्चन बन गया, ड्राइंग से क्वेश्चन बन गया और ड्राइंग के
पोर्शन को पूछ रहा है कि भैया ये विमांकन में आपने किया तो ये वाली जो लाइन है ना, ये देख सकते हैं ये इस तरह से लाइन है, यहाँ से एरो दिया हुआ, तो इस लाइन को पूछ रहा है कि ये लाइन कौन सी है। तो ये लाइन आपकी है, कौन सी लाइन है, देखिए डायमेंशन लाइन है। ठीक है, सही आंसर बता रहा है इस पर डायमेंशन लाइन। आगे की ओर चलते हैं। कंपास का उपयोग क्या ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। देखिए फिर क्वेश्चन बन गया, कंपास का उपयोग क्या ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल। तो हमको मालूम है कि राउंडर है, सुइया है, इससे हम क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। ठीक है ना। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक। अब देखिए 3 क्वेश्चन आपके प्रतीक चिन्ह से बने हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। जो प्रतीक चिन्ह है वो याद कर लीजिए, ये ड्राइंग में आपको बने हुए मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये एस्बेस्टस का प्रतीक चिन्ह है। फिर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। अब नेम ऑफ प्रिज्म देख सकते हैं, ये किसकी आकृति को पहचानिए, कितनी साइड्स आपको इसमें दिखाई दे रही। तो देखिए 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये आपकी 6। तो आप समझ सकते हैं कि 6 साइड हैं, तो मतलब क्या होगा, हेक्सागोनल प्रिज्म या षष्ठभुजाकार प्रिज्म इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो एम्प्लॉयबिलिटी से आ रहा है। कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं के काम करने का समय पर प्रतिबंध कितने बजे से कितने हैं, बिफोर 6 AM मतलब सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के पहले, है ना। ये आंसर सही है इसका। ग्राहकों के सुझाव समस्या को जानने के बाद क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियम अनुवर्ती कार्यवाही करें। अगला क्वेश्चन है, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनने के अंतर्गत और क्या कर सकते हैं। तो प्रशंसात्मक लिसनिंग, अच्छे से आप अच्छी लिसनिंग करें तो वो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है। फिर FYI SMS का विस्तार क्या है। तो FYI अगर आप किसी को SMS करते हैं इसका मतलब है फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये भी आपको फुल फॉर्म याद करने हैं। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म दिए रहेंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। कौन सा फार्मूला सही है। तो Q = P/Q। ठीक है ना, ये सही आंसर है। ठीक है। प्रोडक्शन से मतलब क्वालिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ में मज़ा आता है। तो क्या करने में मज़ा आएगा, खेलने में मज़ा आएगा। तो प्लेइंग, है ना। राहुल एंजॉय प्लेइंग विथ हिज पेट। ठीक है ना। को अगर आप खेलते हैं तो स्वाभाविक चीज़ है कि आपको आनंद की प्राप्ति होगी। एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा सही है। तो प्रेरित खतरे कौन से हो सकते हैं, लैंडस्लाइड इसमें सही आंसर होगा। GST का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि प्रिंटर का काम प्रिंट देना है, तो वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा आर्टिकल नहीं है। तो आपको भी मालूम है एन द आर्टिकल है और इन आर्टिकल नहीं है। तो सही आंसर क्या हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो इन आर्टिकल नहीं है। यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है। तो इसका सही आंसर है यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। तो आंसर है इसका पोर्ट्रेट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, CPU को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में उद्यम की क्या भूमिका है। तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आंसर होगा एक परीक्षा में प्राप्त अंक। ठीक है ना, लाइक भी आ जाएगा, वैल्यू भी आ जाएगा, अभिमत भी आ जाएगा, ओपिनियन भी आ जाएगा, लेकिन परीक्षा में प्राप्त अंक इन तीनों से अलग है। ठीक है ना। पब्लिक स्पीकिंग का 3P क्या है। तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, है ना। पहले आप तैयारी करें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आप बोलें। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। तो ये इसका सही आंसर क्या है? नियोजित मजदूरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? तो टैली क्या है? एक वेब आधारित। अकाउंटिंग का काम हम किस में करते हैं? टैली में करते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है? तो सही आंसर होगा टुगेदर एंड एनालाइज डाटा, ठीक है ना। डेटा इकट्ठा करें और विश्लेषण करें, तभी आपका क्या होगा? समस्या समाधान होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? तो हम भीम यूपीआई से भी करते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन से भी करते हैं, गूगल पे से भी करते हैं। इंस्टाग्राम से हम कोई भी ऑनलाइन भुगतान नहीं करते। तो सही आंसर क्या होगा? इंस्टाग्राम। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अधिकारियों का हिस्सा नहीं है? तो पदोन्नति होती है, सुरक्षा होती है, बोनस मिलता है, लेकिन हम किसी भी संस्था में जाके इंटरटेनमेंट मनोरंजन नहीं करते। तो सही आंसर क्या होगा? मनोरंजन, ठीक है। आधुनिक संचार की नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो आधुनिक संचार के लिए अब आजकल हम किसका मेल करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? ईमेल का। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ही क्या है? शॉर्ट फॉर्म ईमेल और फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सभी डिजिटल की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? तो रिसाइक्लिंग बिन में स्टोर होती हैं। जो भी डिलीट आप फाइल करते हैं, है ना, जितनी भी डिलीट फाइल है वो सब की सब कहाँ स्टोर हो जाती है? रिसाइक्लिंग बिन में। इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है? आपको क्या रहना? हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है ना। इशारे करेंगे तो भी नुकसान है, ज़्यादा कैजुअल ड्रेस पहनेंगे तो भी नुकसान है, और झूठ बोलेंगे तो भी नुकसान है। सिर्फ आपको अपने ज्ञान पे, अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना है और अच्छे से इंटरव्यू के समय में बोलना है। लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द सुनना है। तो एनिमल डू यू लाइक? तो आप वाई एनिमल नहीं बोल सकते। क्यों? वाई इसलिए नहीं बोलेंगे क्यों एनिमल हो जाएगा। व्हेन कब एनिमल हो जाएगा? विच बोलेंगे, क्योंकि कौन सा होगा, कौन सा एनिमल आप पसंद करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। इतनी देर तक सुनने के लिए धन्यवाद।